अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। जनाब, हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिला नॉवल तुमसे क्या कहें जाना की एपिसोड 28, जिसको आपके लिए तहरीर किया है अना इलियास ने। तो फिर आपको इंतज़ार नहीं कराते, ले चलते हैं नई एपिसोड की तरफ। बेटा, वो रबी आई है आपसे मिलने। वो तेज़ी से लैपटॉप पर टाइपिंग कर रही थी जब कमरे का दरवाज़ा नॉक करके बुशरा बाजी कमरे में दाखिल होते किरत से मुखातिब हुई। रबिया? वो किसी कदर हैरान हुई। फ़ाहम तो इस वक्त घर पर भी नहीं होता था। क्या उसे पता नहीं था फ़ाहम की टाइमिंग का? अच्छा, आप उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाए, मैं बस आ रही हूँ। वो लैपटॉप बेड पर रख दे अपनी जगह से उठी। वो तो लॉन्च में आ गई हैं। मैंने कहा भी ड्राइंग रूम में चलें तो कहने लगी मैं कोई मेहमान थोड़ी हूँ, बचपन से यहाँ से ताल्लुक़ है। उसके धौंस भरे जवाब को बुशरा ने किरत तक मनोअन पहुँचाया। किरत जो अपना दुपट्टा कंधों पर दुरुस्त कर रही थी, उनकी बात सुनकर जुस्बस हुई। बीबी, ज़रा ध्यान से, मुझे बड़ी चलतर लड़की लग रही है। बुशरा समय सभी मुलाजमों को वो बेहद पसंद थी। इतने अमीर घराने की बहू होने के बावजूद गुरूर उसमें नाम का ना था। उनके साथ वो ऐसे रहती थी जैसे वो सभी उस घर के अहम फ़र्द हों। इसीलिए रबिया का यूं आकर इस घर पर इस्तेहकाक जताना बुशरा को किसी तौर पसंद नहीं आया था। न जाने कौन लड़की थी ये, जिसे पहले उसने कभी नहीं देखा था। उसे इस घर में काम करते 4 साल का अरसा बीत गया था, मगर ये लड़की पहले कभी नज़र नहीं आई थी। बुरी बात बुशराबाजी, ऐसे नहीं कहते। उसकी बात पर वो बमुश्किल अपनी हंसी छुपाकर उसे आराम से टोक गई। आप चाय बनाए, मैं आ रही हूँ। मज़ीद उसे बोलने का मौका दिए बगैर अगला हुक्म देते उसे मसरूफ़ किया। शुक्र है बेडरूम में नहीं आ गई मैडम, वो सर झटक कर बोली। पसंद तो उसे वो पहले भी नहीं थी। अपनी मुतग़य्यर सोचों को पसे पुश डालते वो बाहर की जाने बढ़ी। हाय, कैसी हो? अपने सामने ग्रीन पैंट कोट में मलबूस मेकअप से सजे चेहरे वाली रबिया को देखकर वो चौंकी, मगर ज़ाहिर नहीं होने दिया। चेहरे पर खैर मुकद्दम ही मुस्कुराहट सजाए वो उसकी जाने बढ़ी। रश्मि सा गले मिलकर उससे सोफे पर बैठने का इशारा किया। बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बोल हौले से मुस्कुराते वो भी उसके सामने वाले सोफे पर टिक गई। रबिया ने गहरी नज़रों से सामने ब्राउन, ब्लू और वाइट इम्तिजाज के रंगों के जदीद तराश खराज के सूट पर बड़ा सा दुपट्टा कंधों पर सेट किए हुए सामने बैठी किरत को देखा। कर्ली बालों को जूड़े की शक्ल दे रखी थी। आंखों पर नज़र का चश्मा लगाए वो वाकई इतनी दिलकश और मासूम लगती थी कि अगर फ़ाहम इस पर फिदा होता था तो गलत ना था, मगर वो इस सब को बर्दाश्त ही कैसे करती। उसका हुस्न और मासूमियत ही तो रबिया को एक आँख नहीं भा रही थी। जब से उसे मालूम हुआ था कि फ़ाहम शादी कर चुका है, वो कांटों पर लौट रही थी। मैं भी ठीक हूँ। उफ़, कितने सालों बाद इस घर में आई हूँ, वरना तो हर वक्त का आना जाना रहता था यहाँ। हसरत से चारों तरफ देखते वो अजीब से लहजे में बोली। किरत महज हौले से मुस्कुराई। फ़ाहम तो इस वक्त नहीं आते, वो अपने अंदाजे के मुताबिक बोली, क्योंकि अभी तक कभी भी उसने किरत से मिलने या उसे फ़ोन करने की कोशिश नहीं की थी। उसका ताल्लुक़ फ़ाहम या रुबाब से ही था। मुझे पता है। उसका लहजा अजीब सा मजाक उड़ाता सा था, जैसे फ़ाहम के बारे में वो सभी कुछ जानती हो और वो वाकई उसके बारे में मालूमात रखती थी। मैं बस आज तुमसे मिलने आई हूँ, लगावट भरे लहजे में कहते वो किरत को हैरान सा कर गई। बुशरा बाजी के आकर सेंट्रल टेबल पर चीज़ें रखने तक वो खामोश ही रही। शुक्रिया बाजी। किरत की एक नौकर को इस तशक्कुराना अंदाज पर मुखातिब करने पर रबिया ने किसी कदर नखवत से उसे देखा। आंटी और आपकी बाकी बहनें ठीक हैं? चाय निकालते और उसे लवाजमात पेश करते वो हक़े मेज़बानी निभा रही थी। हाँ, बिल्कुल ठीक हैं। तुम क्या करती रहती हो सारा दिन अकेले घर में? कबाब को नज़ाकत से कांटे की मदद से खाते वो उससे सवाल करने लगी। मैं ऑनलाइन काम करती हूँ। चाय का एक कप उसके सामने रखने के बाद अपना कप लेकर वापस बैठते वो हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए उसे बताने लगी। मुझे फ़ाहम ने बताया था कि तुम मास्टर्स हो, तो कोई जॉब क्यों नहीं करती? इतनी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं। वो जिस मकसद के तहत वहाँ आई थी, अब उस पर बात शुरू कर चुकी थी। फ़ाहम को पसंद नहीं, और वैसे भी ऑनलाइन काम भी काफ़ी बेहतर है। कम से कम आप घर के पुरसुकून माहौल में आराम से काम करते हैं। किरत का पहला जुमला ही उसकी मर्ज़ी के खेल के मुताबिक था। उफ़, एक तो ये फ़ाहम, मुझे लगा था इतने सालों में उसकी सोच बदल चुकी होगी, मगर वही अप्रोच
इसीलिए मैंने उससे शादी नहीं की थी। हालांकि हमारे दरमियान तो कोई जालिम समाज भी नहीं था। एक अदा से अपनी पॉनीटेल को झटकते वो सर हिलाकर तासुब से बोलती। आखिरी बात पर किरत को बुरी तरह चौंका गई। जिस बात का शक था वो सही साबित हो रहा था। तो क्या वो फाहम था जिसके लिए उसने दानियल को इनकार किया था? उसके चेहरे के उड़ते रंग रबिया जैसी शादी लड़की की नज़रों से पोशीदा नहीं थे। देखो किरत, तो मुझे बहुत मासूम सी लगती हो। बेशक मैं फाहम की दोस्त हूँ, मगर अच्छा दोस्त वही होता है जो अपने दोस्त की बुराइयों पर पर्दा न डाले। मुझे पहले ही नज़र में समझ आ गई थी कि फाहम ने तुम्हारे साथ क्यों शादी की होगी। उसकी बात पर किरत ने एक संजीदा नज़र उसके चेहरे पर डाली, जहाँ उसके लिए हमदर्दी झलक रही थी। उसने आहिस्ता से अपने चाय का कप सामने मौजूद टेबल पर रखा। देखो, बुरा मत मानना, तुम लोगों का स्टेटस डिफरेंस कितना है। फिर फाहम शुरू से डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी का है, वरना मेरी पहली मोहब्बत था और मैं भी उसकी मोहब्बत थी। मगर मुझे उसके अंदाज से ही समझ आ गई थी कि बीवी वो ऐसी चाहता है कि जो दब कर रहे। मगर तुम खुद सोचो, क्या उसकी बहन जॉब नहीं करती? उसे तो उसने कभी नहीं टोका। उसके सर्कल में सभी ऐसी लड़कियां हैं जो इस्टेब्लिश्ड हैं। मुझे उसने पापा का बिजनेस संभालने का मशवरा दिया, तो फिर तुम्हें क्यों वो घर में बिठा कर रखना चाहता है? कितनी सतही सोच है। आज के दौर में भी ऐसी अप्रोच। इनफैक्ट ये ब्रोकन फैमिली के बच्चे ऐसे ही कॉन्शियस होते हैं। उसके दिमाग में यही होगा कि तुम भी उसकी मम्मी की तरह कहीं अपने किसी कोलीग में इन्वॉल्व ना हो जाए। अब तुम खुद बताओ, क्या ऐसी सोच किसी नॉर्मल इंसान की हो सकती है? ऐसे लोग साइको हो जाते हैं। मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा फील हो रहा है। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती। आखिर एक लड़की हूँ। दूसरी लड़की का दर्द मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा? तुम अपना हक लो, अपनी आज़ादी लो उससे। ये तो कोई तरीका नहीं कि बाकी सब लड़कियों की जॉब से उसे मसला नहीं, मगर बीवी को चार दीवारी में बंद रखना है। घर के माहौल में इंसान फ्रेश थोड़ी होता है। बाहर निकलता है, सोशलाइज करता है तो फ्रेश होता है। कितना डबल स्टैंडर्ड है फाहम का। खुद तो बाहर एक पूरा सोशल सर्कल है उसका, और तुम्हें घर में कैद करना चाहता है। अपने चेहरे में दुनिया जहाँ का दर्द लेकर वो उसे अच्छी तरह फाहम के खिलाफ कर रही थी। किरत को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। कुछ ठीक लग रहा था और कुछ नहीं भी। ऐसी बात नहीं है, मैं अपनी फ्रेंड से मिलती हूँ। फाहम ऐसे कंजर्वेटिव नहीं है। वो उसे बावर करवाने की कोशिश कर रही थी, मगर रबिया जैसी चालाक लड़की के सामने उसका लहजा किसी कदर कमज़ोर था। उफ यार, तुम सच में बहुत मासूम हो। कितनी बार मिलती हो वीक में तुम अपनी फ्रेंड से? आई एम श्योर महीने में शायद एक बार। उसके अंदाजे पर वो लम्हा भर को चुप की चुप रह गई। महीने से भी ज़्यादा हो जाता था। नहीं, इनफैक्ट मेरी फ्रेंड्स भी बिजी होती हैं। सबका अपना अपना काम है। वो उसे झुठलाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। खैर, अब तुम अच्छी बीवियों की तरह अपने शौहर के डोमिनेटिंग नेचर पर पर्दा डालने की कोशिश करोगी। अरे यार, ऐसे ही तो ये लोग अपनी बीवियों की ज़िंदगी को बेरंग कर देते हैं। खैर, तुम भी क्या सोचती होगी कि शायद मैं तुम्हें तुम्हारे शौहर के ख़िलाफ़ करी हूँ, जबकि आई स्वेयर मुझे तुम इतनी अपनी सी लगी हो कि मुझे अफसोस हो रहा है कि फाहम तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती कर रहा है। वो अपनी मम्मी का बदला तुमसे ले रहा है। उसकी बात पर किरत का दिमाग घूम गया। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, लेकिन शायद आप फाहम को मिसजज कर गई हैं। खैर, आप माइंड मत कीजिएगा, मुझे क्लाइंट का ज़रूरी काम भेजना है। उसे रबिया की बातें फाहम के लिए अच्छी नहीं लग रही थी, मगर उसकी बहुत सी बातों पर वो उलझ भी गई थी। ओह सॉरी, मैं भी अब चलूँगी। बस तुम अच्छी लगी नहीं, सोचा तुमसे मिल लूँ। खैर, तुम्हारे भले के लिए ही कह रही थी। सोचना ज़रूर इन बातों को। भाई, मैं तो बच गई। हालांकि फाहम ने बहुत ज़ोर लगाया था कि हमारी किसी तरह शादी हो जाए, मगर मेरी मम्मी ने वार्न कर दिया था कि फाहम जैसे लड़के नॉर्मल नहीं होते। तुम्हें कैसे पाबंदियों में रखा हुआ है, हत्ता कि हमारे घर भी तुम्हें लेकर नहीं आता। हमारे घर तो सभी औरतें हैं, मगर शायद उसे डर है कि कहीं मैं ख़ास तौर से तुम्हें इन सब चीज़ों को रियलाइज़ न करवा दूँ। मर्द कहाँ बर्दाश्त करते हैं कि उनकी बीवी इंडिपेंडेंट हो, हमेशा उनके काबू में रहे। खैर, इफ़ यू आर हैप्पी विद दिस लाइफ तो मैं क्या कह सकती हूँ। अपना ख्याल रखना, बाय। चाय का मग रखते खड़ी होते भी वो मुसलसल उसकी जहनसाजी कर रही थी। किरत खामोशी से बस उसे सुन रही थी। आखिर में बमुश्किल मुस्कुराहट सजा कर उसे गले मिलते खुदाफिज कहा।
मगर वो जिस मकसद के लिए आई थी वो बखूबी कर गई थी। किरत को बुरी तरह उलझा गई थी। तो क्या अपनी पुरानी मोहब्बत की खातिर वो दौड़ दौड़ कर रबिया से मिलता है? हाँ, वो सही तो कह रही थी। उसका और फाहम का जोड़ कहाँ था? लेकिन जब रबिया के लिए वो इस कदर मोहब्बत रखता था तो फिर उससे ताल्लुक बढ़ाने का क्या मकसद था? रबिया के जाने के बाद वो जो उसकी बातों को उसके सामने झुठला गई थी, अब किसी हथौड़े की तरह उसके दिमाग पर बरस रही थी। बुशरा बाजी, ये चीज़ें उठा दें। कॉरिडोर की जानिब रुख करते अपने कपकपाते लहजे पर बमुश्किल काबू रखते वो आवाज़ लगाकर बोलती। बुशरा के आने से पहले ही मुड़कर अपने कमरे की जानिब बढ़ चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू रवा थे। उसका शक गलत नहीं था। फ़ाहम अब भी रबिया से मोहब्बत करता था, मगर वो ही उसे घास नहीं डाल रही थी, वरना तो शायद वो उसे छोड़कर अब तक रबिया को दोबारा अपना चुका होता। वो उसकी सब बातें झुठला देती, मगर ये कैसे झुठलाती कि वो वाकई रबिया के घर उसके साथ नहीं हमेशा अकेले जाता था? क्यों? और ये सवालिया निशान रबिया की सभी बातों को सोचने पर मजबूर कर गया। शायद रबिया ठीक कह रही थी। वो तो उसे अपनी माँ के घर भी रुकने नहीं देता। तो क्या इस सब की वजह यही है कि वो अपनी माँ का खौफ दिल में रखते उसे कैद में रखना चाहता है, कि कहीं वो उसकी माँ की तरह किसी को पसंद ना कर ले? उफ़! वो जितना सोचती जा रही थी उसे लग रहा था रबिया की सभी बातें ठीक हैं। इस वक्त वो शदीद तकलीफ़ में थी। किससे वो ये सब डिस्कस करती? रुबाब को बताती तो वो भी अपने भाई को ढकती। अगर ऐसा ना होता तो रुबाब ने फ़ाहम से ये क्यों नहीं कहा कि उसे भी जॉब करने दे? वो यकीनन अपने भाई के इस एबनॉर्मल रवैये को जानती होगी, तभी उसके ऑनलाइन काम करने पर बड़े आराम से उसने कहा था, चलो अच्छा है, किसी भी तरह तो मसरूफ़ तो रहोगी। उसे याद था अच्छी तरह रुबाब का ये जुमला। वो सर पकड़कर बेड पर बैठी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी, ये जाने बगैर कि शैतान बड़े आराम से उनके बीच आ गया था। रबिया की सूरत। वो दोनों थोड़ी देर पहले ही एगोरा लाइफ होटल में चेक इन हुए थे। थकावट से बुरा हाल था, मगर एयरपोर्ट से लेकर यहाँ पहुँचने तक वो हर चीज़ को इतने इश्तियाक से हैरान होते देख रही थी कि सारी थकावट उसे ख़त्म होती महसूस हुई। दानिल अपनी इंट्रोवर्ट नेचर की वजह से उसकी तरह हर चीज़ को देखकर हैरत और खुशी का इजहार नहीं कर रहा था, मगर उसे खुश देखकर उसे अपने अंदर सुकून उतरता महसूस हो रहा था। कमरे का एंट्रेंस कार्ड मिलते ही वो दोनों लिफ्ट की मदद से चौथी मंजिल पर पहुँचे। कमरे में दाखिल होते ही वो फिर से हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात लिए कमरा देखने लगी। दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही दाएं जानिब खूबसूरत सा बेड और साइड टेबल्स मौजूद थीं। बेड के सामने एक पाउच और उसके आगे का कमरा थोड़ा सेपरेट करके वहाँ टेबल और 4 कुर्सियाँ लगाई गई थीं। उनके बिल्कुल सामने ग्लास वॉल से पूरा शहर नज़र आता था। बेड के दाएं जानिब खूबसूरत सी ड्रेसिंग टेबल और मिरर लगा था। बेड के पास से गुजर के वॉशरूम का दरवाज़ा था। ड्रेसिंग के साथ ही बड़ी सी वार्डरोब थी। सभी कुछ उसे ख्वाब सा लग रहा था। खुश हो? उसके चेहरे पर खुशी नज़र आ रही थी, फिर भी वो उससे तस्दीक चाह रहा था। जो इस वक्त ग्लास वॉल के सामने खड़ी बाहर की रोशनी को रोशन आंखों से देख रही थी। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो उसके हुक्म में आकर खड़ा होता उसे अपने बाजों के घेरे में ले गया। सामने शाम का मंजर था। बिल्डिंग्स में सड़क पर लाइट जल चुकी थीं। उफ़, बहुत खुश हूँ। ऐसा लग रहा है कोई ख्वाब देख रही हूँ। उसके बाजों पर अपने हाथ रखते वो उसे अपने एहसासात शेयर कर रही थी, खुले दिल से। इस लम्हे वो वाकई इतनी बेयकीन थी कि उसकी कुर्बत पर भी गौर नहीं कर पाई। मैं भी। उसकी बोझल सांसें उसे अपनी गर्दन पर जिस लम्हे महसूस हुई, उस लम्हे उसे होश आया। चेंज कर लें, आप भी थक गए होंगे। यकदम उसके बाजों के घेरे से निकलते वो नज़रें चुरा कर बोलते उसके करीब से हटी। उसकी कुर्बत पर दिल धक धक कर रहा था। श्योर, मैंने चाय ऑर्डर कर दी है, थोड़ी देर में आ जाएगी। उसके चेहरे के उड़ते हवासों को एंजॉय करते वो मुस्कुराहट दबाकर बोला। दोनों फ्रेश होकर घर फ़ोन करके अभी फारिग ही हुए थे कि चाय के साथ स्नैक्स लिए रूम बॉय आ चुका था। दानिल ने उसे अंदर आने के लिए जगह दी। वहाँ मौजूद टेबल पर लवाजमात रखकर
वो प्रोफेशनल अंदाज में उन्हें खूबसूरत सा बुके खुशामदीद के तौर पर देता वहाँ से जा चुका था। ये फ्री में है क्या? ज़ेबीन के हैरत से पूछने पर दानिल का कहका बेसाख्ता था। इतनी कर्टेसी वो दिखा रहे हैं, तुम उनका मजाक उड़ा रही हो। उसके सामने अली कुर्सी संभालते सैंडविच अपनी प्लेट में रखते हुए उसकी बात एंजॉय करता बोला, मैंने तो बस पूछा है। उसके सामने चाय का कप रखते वो हौले से कंधे उचकाकर मासूम बनते बोली, वैसे तो ये लोग न्यू मैरिड कपल्स के लिए रूम भी अच्छे से डेकोरेट करवा देते हैं, लेकिन मैंने मना कर दिया था। उसकी बात पर उसके चेहरे पर लाली बिखरी और यही सुर्खी उसके चेहरे पर देखने के लिए दानिल ने जानबूझकर इस बात का हवाला दिया था। वो जानता था वो जितनी भी बोल बन जाए, ऐसी बातों से उसकी बोलती बंद हो जाती है। उसकी बात पर तबसरा करने की बजाय वो खामोशी से चाय पीती रही, मगर सामने बैठे दानिल की गहरी नज़रें बखूबी खुद पर महसूस कर रही थी। हम चाय पीकर कहीं जाएंगे? उसकी तवज्जो खुद पर से हटाने के लिए वो सवाल कर गई। अगर तुम थकी हुई नहीं हो तो थोड़ा सा बाहर को एक्सप्लोर कर लेते हैं। उसकी बात पर वो भी सीधा होकर बैठता उसे मज़ीद तंग करने का इरादा बंद करते नॉर्मल अंदाज में बोला, चलते हैं। वो रजामंदी देते बोली, जी। 2 बार उसकी कॉल आ चुकी थी, मगर अबिया एक ब्राइड तैयार करने में इतनी बिजी थी कि उसकी कॉल अटेंड नहीं कर सकी। अभी वो उसकी दुपट्टा सेटिंग एक वर्कर को देकर आयदून को कॉल करने दूसरे रूम में आई। 2 बार कॉल कर चुका हूँ यार, कहाँ बिजी हैं? वो थोड़ा झंझाया हुआ बोला, सॉरी, एक ब्राइड को रेडी कर रही थी इसीलिए कॉल नहीं उठा सकी। जी बताएं, वो माज़रत ख्वाहाना लहजे में बोली। रात में मेरे चंद दोस्तों की और उनकी फैमिलीज़ की गेट टुगेदर है, आप चल सकती हैं। वो बहुत कम उसे ऑर्डर देता था। वो वैसा ही बन चुका था जैसा अबिया उसके बारे में सोचती थी। वो वाकई बहुत केयरिंग था। न जाने कुछ तकलीफ़ दे लम्हे क्यों उनके दरमियान आए थे। शायद उनमें भी कोई बेहतरी थी। हाँ बस इसके बाद तो मैं फ़्री हूँ। आज वैसे भी 1-2 और वर्कर्स ने भी कहीं जाना था, वो छुट्टी ले चुकी हैं। मेरा भी इरादा पार्लर जल्दी बंद करने का था। वो उसे तफसील से बताने लगी। तो बस फिर आप 9 बजे तक रेडी हो जाएगा, मैं आऊँगा तो निकल चलेंगे। उसकी बात पर अबिया ने हौले से सर हिलाया। आप घर आकर चेंज नहीं करेंगे? उसके केयरिंग अंदाज पर वो हौले से मुस्कुराया। नहीं, मुझे चंद मीटिंग्स अटेंड करनी थी तो सुबह मैं फॉर्मल ड्रेस में ही आया था, इसीलिए चेंज नहीं करना। उसकी बात पर वो ओके करके फ़ोन रखने वाली थी जब उसकी अगली बात पर थोड़ा सा हैरान हुई। आपके पास डार्क चॉकलेट कलर का कोई ड्रेस है? जी है। क्यों? वो समझ नहीं सकी कि वो क्यों पूछा है। बस फिर आप वही पहन लेना, ठीक 9 बजे रेडी रहना है। वो जानती थी कि आयदून वक्त का बेहद पाबंद है और उसे आयदून की आदत अच्छी लगती थी। जी, वो नासमझी से कहती फ़ोन बंद कर गई। 8 बजे के करीब वो घर पहुंची। मरियम को शायद आयदून पहले ही बता चुका था। चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं तुम्हारे कमरे में ही चाय भिजवाती हूँ। वो किचन में आकर मरियम से मिल रही थी जब उनकी बात पर वो सर हिलाकर फ़ौरन कमरे की जाने बढ़ी। चाय की इस वक्त शदीद तलब हो रही थी। कबर्ड में से चॉकलेट ब्राउन ट्राउज़र और लॉन्ग शर्ट जिस पर खूबसूरत सा सिल्वर काम हुआ था निकालते वो वॉशरूम की जाने बढ़ी। बाहर आई तो चाय लिए मरियम को कमरे में आते देखा। आप क्यों ले आई मम्मी? सुगरा से कह देती ना। उसे अच्छा नहीं लगता था जब मरियम यूँ उसके काम करती थी। वो पहले ही घर संभाल रही थी, उन्हीं की बदौलत वो काम कर रही थी। उसकी कोशिश होती जब घर पर हो मरियम को आराम दे। अरे तो क्या हो गया? वो उसे मसनूई खफगी से देखकर बोली। चाय के साथ चीज़ बॉल्स भी थे। चलो जल्दी से पहले ये खाकर चाय पी लो, फिर रेडी हो जाना। 5 मिनट में तो तुम तैयार हो जाती हो। उनके इतने अच्छे अंदाजे पर वो हौले से हंसी। थैंक यू अबिया। वो जो चाय लेने के लिए टेबल की जाने बढ़ रही थी उनकी बात पर एकदम उनके मद्दे मुकाबल आई। किस लिए? उसके सवाल पर उन्होंने मोहब्बत से उसके सभी चेहरे पर हाथ रखा। मेरे बेटे को माफ़ करने के लिए, अपने रिश्ते को एक चांस देने के लिए। उनकी बात पर वो मुस्कुराकर उनका अपने चेहरे पर रखा हाथ दोनों हाथों में थाम कर मोहब्बत से उन्हें देखने लगी। आप जानती हैं मैंने उन्हें ये चांस क्यों दिया? वो उनसे सवाल कर रही थी। मरियम ने नफ़ी में सर हिलाया। आपका फ़ोन आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि आयदून वो नहीं है जो इम्प्रेशन वो मुझ पर डाल रहे हैं। जिस मर्द की माँ की सोच इतनी आला ज़र्फ़ हो सकती है, उसकी तरबियत कभी भी गलत नहीं हो सकती।
पता है मम्मी, कभी कभी वक्त गलत चल रहा होता है। इसमें हमारा कसूर फ़कत इतना होता है कि हम उस वक्त का हिस्सा होते हैं। अगर आयदून ने मेरे साथ गलत किया था तो शायद कहीं मैं भी गलत थी। एक नामहरम के लिए यूं बेखुद होना यकीनन गलत था। अल्लाह ने थोड़ी सी सज़ा तो देनी थी और मैं शुक्र करती हूँ ये सज़ा थोड़ी है, बड़ी हो जाती अगर मैं गलत फ़ैसला कर लेती। बस आपकी कॉल के बाद मुझे लगा मैं कमज़र्फ बन रही हूँ। आपने और मिंसा आपा ने मुझे पसंद किया था और इतने आला ज़र्फ़ लोगों की पसंद को मैं अपनी कमज़र्फ़ी से गलत साबित कर देती क्या? उसकी बातों पर वो बेख्तियार उसे खुद से लगा गईं। उनकी पसंद ने वाकई उनकी पसंद होने का हक अदा किया था। अल्लाह तुम जैसी बहू सबको दे और तुम्हारी जैसी सोच हर लड़की को दे, वरना आजकल बच्चियों में बर्दाश्त बहुत कम हो गई है। एक बार फिर मोहब्बत से उन्होंने उसके चेहरे को थाम कर उसके माथे पर बोसा दिया। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, वरना तुम्हारे मियाँ ने तुम्हें टाइम पर तैयार ना देखकर हम दोनों की क्लास ले लेनी है। उसे चाय को पीने का इशारा करके कहती वो तेज़ी से बाहर निकल गईं। अबिया ने भी जल्दी जल्दी हाथ चलाने शुरू किए। पूरे 9 बजे उसकी गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। वो पहले ही तैयार होकर लाउंज में मरियम और जुफ्शां के साथ बैठी बातें कर रही थी। खैर से जाओ, अबिया को उठते देखकर मरियम ने दुआया अंदाज में कहा। वो उन दोनों को खुदाफिज कहकर बाहर की जानिब आई, जहाँ चौकीदार पहले ही छोटा गेट उसके लिए खोल चुका था। घड़ी को एक बार फिर से देखते उसने थोड़ा खौफ से गेट की जानिब निगाह की, जहाँ उसकी फरमाइश पर चॉकलेट ब्राउन ड्रेस में बालों का खूबसूरत सा बंद बनाए, हाथ में छोटा सा पाउच थामे, पाँव में हाई हील पहने वो आहिस्ता से चलती गाड़ी की जानिब आ रही थी। आयदून ने आगे झुकते उसकी जानिब का दरवाज़ा खोला। अबिया ने बैठते हुए उसे सलाम करते जूं ही उसकी जानिब देखा, उसके सूट का रंग देखकर उसे समझने में देर नहीं लगी कि आयदून ने उससे इसी रंग को पहनने की फरमाइश क्यों की थी, क्योंकि इस वक्त वो खुद भी डार्क चॉकलेट कलर के सूट में क्रीम कलर की शर्ट पर दोनों रंगों के हम रंग टाई लगाए हुए था। थैंक्स, गाड़ी आगे बढ़ाते उसने हौले से कहा। अबिया उसकी बात का मफहूम समझते सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ महज सर हिलाकर बाहर की जानिब देखने लगी। गाड़ी ड्राइव करते उसकी नज़रें भटक भटक कर उसकी जानिब उठ रही थी, जो उससे बेनियाज बाहर के नज़ारों में मगन थी। उनके दरमियान सब ठीक हो गया था, मगर अबिया की झिझक अभी भी पहले दिन की तरह थी। वो बहुत कम उससे बेतकल्लुफ़ होती थी। आयदून ने उसके हाथों की जानिब देखा, जो किसी भी नेल कलर से पाक थे। एकदम बायां हाथ बढ़ाकर उसने उसकी गोद में धरे हाथों में से दाएं हाथ को अपनी गिरफ्त में लिया। नेल कलर नहीं लगाया, मकसद उसको अपने वजूद का एहसास दिलाना था। उसके यूं अचानक हाथ पकड़ने पर वो एकदम घबरा गई। वही हाथ थाम कर आयदून ने स्टीयरिंग पर अपने हाथ के नीचे रख लिया। नहीं, नमाज पढ़नी थी इसीलिए नहीं लगाया। उसकी बात पर वह हौले से सर हिला गया। उसने 1-2 बार हाथ खींचने की कोशिश की, मगर उसकी गिरफ्त मजबूत होने की वजह से उसकी कोशिश बेसुध थी। उसने फिर कोशिश भी तर्क कर दी। उसने महसूस किया था कि आयदून बहुत एक्सप्रेसिव था। वो उसे ऐसा लगता नहीं था, इसीलिए वो उसके साथ अकेले में घबरा जाती थी। वहाँ पहुँचकर भी उसने एक लम्हे के लिए अबिया का हाथ नहीं छोड़ा था। क्या मैं आपको बच्ची लगती हूँ? आखिर एक जगह वो लोग बैठे तो अबिया ने उससे सवाल किया। उसके सवाल पर वो किसी कदर हैरान हुआ। नहीं, मगर कोई ऐसी खातून टाइप भी नहीं लगती। क्यों, किसी ने कोई कमेंट किया है? वो हैरान होते कहने लगा। आप ऐसे मेरा हाथ पकड़ कर फिर रहे हैं जैसे मैं कोई बच्ची हूँ और मेले में गुम हो जाऊँगी। उसके रोमांटिक अंदाज का उसने ऐसा तिया पाचा किया था कि वो ज़ोर से हंसे बगैर नहीं रह सका। अपनी अम्मा की तो बच्ची ही है ना, तो बस मैंने अपनी सास की बच्ची का ध्यान तो रखना है ना, वो शरारती अंदाज में बोला। ओह मिस्टर, तुम तो शादी करके ऐसा गायब हुए कि नज़र ही नहीं आए। वजाहत की आवाज़ उसे अपने हुक्म से सुनाई दी। बहुत अरसे से वो वाकई उससे नहीं मिला था। अपने ही मामलात में ऐसा उलझा कि वजाहत से मिलने का टाइम ही नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? बड़े एहतराम से अबिया की जानिब देखकर वह हौले से मुस्कुरा कर बोला। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। वो भी हौले से मुस्कुरा कर बोली। इफ़ यू डोंट माइंड, मैं आपका मियाँ थोड़ी देर के लिए उधार ले लूँ? उसके अंदाज़ पर वो दोनों हंस पड़े। अबिया ने आहिस्ता से सर हिलाकर गोया उसे इजाज़त दी। प्लेजेंट सरप्राइज़ यार। वो उन दोनों को यूं खुश देखकर हैरत और खुशी से बोला। यस इट इज़, वो भी मुस्कुराते लहजे में बोला।
मुझे बहुत खुशी हुई है, मगर कब और कैसे? वो हैरान होकर पूछने लगा। बस यार, मम्मी से बात हुई, उन्होंने भी मुझे गलत कहा। तब सोचा कि जब एक से ज़्यादा लोग आपको गलत कहें तो समझ जाएं कि आप यकीनन गलत हैं। अपनी गलतियों का मुहासबा किया तो मुझे अभी आप बेकसूर लगीं। बस तेरी बात पर अमल किया कि रिश्तों में झुकने में कोई बुराई नहीं होती। अगर झुकने से अपने रिश्तों को बचा लिया जाए और उम्र भर के खसारे से बच जाया जाए तो ये कोई बुरा सौदा नहीं है। तो बस मैं झुक गया और इसीलिए अब अबिया के साथ पुरसुकून हूँ। उसकी तफसील बताने पर वजाहत मोहब्बत से उसके कंधे पर हाथ रखा। मैंने तुझे कहा था वो वैसी नहीं है जैसी तू समझ रहा था। चल शुक्र है सब ठीक हो गया। अब मेरी भी नैया पार करवा दे। मम्मी आजकल रिश्ते ढूंढने लगी हुई हैं और तू जानता है कि मैंने शमाइल के अलावा कभी किसी के लिए ऐसा नहीं सोचा। मम्मी को सब नज़र आ रही हैं सवाए शमाइल के। वो अपनी चचाजाद का कहने लगा, जिसे वो ना जाने कब से मोहब्बत करता था, मगर उसकी माँ की तरह वो लड़की भी अनजान थी। चल मैं 1-2 दिन तक घर आता हूँ, फिर आंटी से बात करता हूँ। उसके कहने पर वो एकदम हामी भर गया। क्या बात है? कोई इशू है? कोई बात हुई है? वो जब से आया था वो नोट कर रहा था कि वो गायब दिमागी से उसकी बातें सुन रही थी। रोज़ाना वाला अंदाज भी मफकूद था। उसका चौंकना बनता था। नहीं तो क्यों? वो वाकई आम दिनों से हटकर बिल्कुल खामोश थी, ऐसे जैसे उसके साथ होते भी वहाँ मौजूद ना हो। तो मेरी बातें महज सुन रही हो, कोई रिस्पॉन्स नहीं, और कुछ परेशान भी लग रही हो। इज़ एवरीथिंग ऑल राइट? आंटी और बाकी सब ठीक हैं? उसका ख्याल ये एकदम अनीला की जानिब गया। एक बात पूछूं, आपकी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसी लड़की नहीं आई जिससे आपने मोहब्बत की हो? प्लीज़ ये सब भूल कर के मैं आपके लिए बहुत पॉजिटिव हूँ। आप मुझे सच बता सकते हैं। खुश्क लम्हों पर ज़बान फेंक कर वो बमुश्किल ये सवाल उससे कर रही थी। कोई ड्रामा देखा है? उसे पता था कि ड्रामे और वो कहानियाँ जो वो पढ़ती थी उनको अपने दिमाग पर सवार कर लेती थी। फ़ाहम प्लीज़ सीरियसली बताएं। वो उसकी शरीर अंदाज पर झंझाकर बोली। क्या हो गया है यार? कितनी बार बताया है कि तुम्हारे से पहले और बाद में कोई नहीं था ना है? वो अब की बार संजीदगी से उसकी जानिब देखकर बोला, जैसे समझने की कोशिश कर रहा हो कि इस रवैये की असल वजह क्या है। आपको एक बात पता है, मुझे ऐसे लोगों से सख्त उलझन होती है जो झूठ बोलते हैं। जब मैं कह रही हूँ कि मैं सच बर्दाश्त कर लूँगी तो आप सच क्यों नहीं बोल रहे? अब की बार उसका लहजा न सिर्फ लड़खड़ाया बल्कि नम हुआ। फ़ाहम और वो इस वक्त लाउंज में मौजूद टीवी देखने के साथ साथ बातें कर रहे थे। बुशरा बाजी भी किचन में ही थी, किसी भी वक्त वो आ सकती थी। कमरे में चलो। फ़ाहम ने अपनी जगह से उठते उसे भी साथ उठने का इशारा किया। वो खामोशी से उसके पीछे पीछे अंदर आ गई। क्या हुआ है? जो भी दिल में है पहले मुझे वो बताओ। कमरे में आकर उसे कंधों से थाम कर बेड पर बिठाते उसके करीब बैठते वो उसके रोने से परेशान हो गया था। अगर वो लड़की होकर मान रही है तो आप मर्द होकर क्यों नहीं कहते? क्या आपने भी रबिया से मोहब्बत की थी? दानिल भाई को उसने आपकी मोहब्बत की वजह से डिच किया था। आप अगर उससे मोहब्बत ना करते होते तो आप ये सब मुझे खुद बताते। लेकिन इस बात को छुपाने का मतलब यही है कि सिर्फ वो आपसे मोहब्बत नहीं करती थी, आप भी इन्वॉल्व थे। वरना यूँ इतने बड़े मजमू में अपने बाप की मौत पर सदमे से अदमुई होती वो आपकी बजाय किसी और के कंधे पर से रख कर होती। आप ही क्यों? आखिर आपके पास वो यूँ दौड़ कर आई और आपने भी उसे पीछे नहीं किया। वो नामहरम थी आपके लिए। हमेशा उसके घर आप अकेले गए, मुझे कभी क्यों नहीं लेकर जाते? आपके अकेले का वहाँ क्या काम? अगर भी आपके दिल में उसके लिए कुछ है तो मुझे सच बताएं। मैं सहने की ताकत रखती हूँ। उसे हरगिज़ अंदाज़ा नहीं था कि वो तो भरी बैठी थी। उसके इस सफसार पर वो यूँ बिखरेगी और इस बुरी तरह कि उसकी हंसी को भी बिखरा कर रख देगी। तुम तो कभी सभी सवाल और जवाब खुद सोच कर बैठ गई हो, तो मुझसे क्या पूछ रही हो? कितनी देर बाद जब वो बोलने के काबिल हुआ तब सूसू करती किरत के कंधों से हाथ हटाकर किसी कदर टूटे लहजे में बोला, मैं अभी कोई वजाहत नहीं दूंगा। पहले तुम खुद सोचो कि क्या मैं अगर उससे मोहब्बत करता तो उसे हासिल करना मेरे लिए मुश्किल होता? वो बमुश्किल ये सब कह सका जो उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। छोड़ के तो वो आपको गई थी आपकी कंजर्वेटिव अप्रोच की वजह से, वरना आप तो उसी से शादी करने पर तुले थे। उसकी बातों पर अब उसे समझ आई कि आज यकीनन रबी आई थी।
रुबाब ने कुछ दिन पहले भी उसे कॉल करके कहा था कि रबिया से फांसे पर हो जाओ। एक बार फिर उसकी की गई नेकी उसके गले पड़ रही थी। पहले उसने नाना की वजह से नेकी की थी और अब रबिया के वालिद की वजह से। मगर वो लड़की उसे पुरसुकून नहीं देखना चाहती थी। तुम्हें रबिया ठीक लगी है तो अच्छी बात है। तुम उसी के बताए गए झूठ को सोचो। मैं भी कुछ नहीं कहूँगा। एक गहरी संजीदा मगर किसी कदर तासुब भरी नज़र इस बेवकूफ़ पर डालकर वो वॉशरूम की जाने बढ़ा। किरत फिर से मुंह पर हाथ रखे रोने लगी। जी दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? यकीनन पसंद आई होगी। और किरत के दिल में बैठी ये गलतफहमी क्या फ़ाहम दूर कर पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा क्लासिक एंटरटेनमेंट पर, जहाँ बहुत जल्द हम नई एपिसोड लेकर आएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें, ताकि हमारी कोई भी एपिसोड आप मिस ना कर सकें। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।